हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोग को पता है कि मैं घटना चक्र अवलोकन न्यू पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ। इसी क्रम में हमारा 22 टॉपिक हो गया है। आज हमारा 23वां टॉपिक है संसद का भाग 2 राज्यसभा। पिछली टॉपिक में हम लोगों ने लोकसभा को डिस्कस किया था। तो ये जो संसद का टॉपिक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो आइए पहले इसके थोड़े शॉर्ट नोट्स को देख लेते हैं, फिर आगे इसके क्वेश्चन को करते हैं। संसद के उच्च सदन को जो राज्यसभा कहा जाता है, इस सदन की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा संघ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 338 से अनधिक निर्वाचित तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। जो 238 जो है 238 से अनधिक निर्वाचित और राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो ये राज्यों से राज्यों से 238 और 12 जो है मनोनीत 12 मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245 है। वर्तमान में क्या है, 12 + 233 ऐसे हैं और होना चाहिए 238 + 12। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हों। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनका निर्वाचन जो होता है उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति से पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 जो होते हैं ये 2 वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कुल कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 79(1) के अनुसार, मतलब अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 फर्स्ट के तहत भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के परंतु के अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इस अवधि में वो राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते को प्राप्त करता है। अनुच्छेद 89(2) के तहत राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। अनुच्छेद 90 ख के अनुसार उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है और अनुच्छेद 90 ग के तहत उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। परंतु इस प्रयोजन के लिए भी कोई भी संकल्प उसे प्रस्तावित करने के आशय से कम 15 दिन की सूचना के बाद ही प्रस्तावित की जा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो जाए तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होगा तब सभापति के रूप में वे पीठासीन नहीं होंगे। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 3 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कई से चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक हो। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रक्रिया का प्रारंभ राज्यसभा का एकांतिक शक्ति है, क्योंकि राज्यसभा के न्यूनतम 2/3 उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से समर्थित संकल्प द्वारा घोषित करने पे कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है या समाचीन है, तो उसके बाद ही संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 दिल्ली, पौंडुचेरी और कश्मीर में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में शामिल हैं। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है।
संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करती है कि राज्य सूची के किसी विषय पर अनुच्छेद 246 के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। यह प्रस्ताव अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्ति में रहता है तथा उसी प्रकार से संकल्प से आगे प्रत्येक बार में 1-1 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के तहत बनाई गई विधियाँ या प्रस्ताव के प्रवृत्ति में न रहने के बाद 6 माह की अवधि में 6 माह की अवधि तक ही ये प्रभावी रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकालीन की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय में के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी एक भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि से अधिक तक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करके यदि संसद से अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौतों को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 है। 250 है। राज्यसभा में निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें 238 है राज्यों और संघीय क्षेत्रों से तथा राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से 12 लोगों को मनोनीत करता है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें 225 सदस्य राज्य की विधानसभाओं से तथा 8 संघीय क्षेत्रों 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से 8 संघीय क्षेत्रों जिसमें 3 दिल्ली, 1 पुडुचेरी और 4 जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से भारत के नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए। मतलब कितना 225 जो है ये राज्यों से हैं और 8 जो है संघ राज्य क्षेत्रों से। संघ में दिल्ली से 3 और 1 पुडुचेरी से और 4 जम्मू JNK से 4। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल हैं तो ये हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य ये हैं, तो इसका डी हो जाएगा 1 से अधिक। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 80 के खंड 80A के खंड ख और क और ख के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व मूलतः उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किसी राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है तीनों का है। 3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो भी सही है। भारत में के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति भी होता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए 3 है, पुडुचेरी के लिए 1 है, जम्मू कश्मीर के लिए 4 है। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें स्कोर सही है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं से। संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने जाने वाले सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में अनुच्छेद 80(1) के अनुसार 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। अनुच्छेद 85 एवं संबंधित विधियों के तहत विधायिका युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही नहीं है? यह भंग नहीं की जा सकती, सही है। कौन सा सही है? सही है। यह भंग नहीं की जा सकती, सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। 1, 3 इसमें सदस्य नहीं, 1 और 3
राज्यसभा एक स्थायी सदन, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके यथासंभव 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 30 वर्ष की होनी चाहिए इसकी आयु कम से कम। नीचे 2 कथनों में से एक कथन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, सही है। इसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते हैं, तो ये दोनों सही व्याख्या कर रहा है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात ये एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य इसका 1/3 जो है 2 वर्ष में निकल जाते हैं, मतलब उनके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, यही सही है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, गलत है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ये सही है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष में समाप्त होने का विषय ही नहीं है। राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका समाप्त नहीं होता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो किसी के पास नहीं है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका विघटन नहीं होता, सही है। ये इसका विघटन नहीं होता, ये सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और महान न्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। राज्यसभा को कैसे भंग की जा सकती है? तो ये भंग नहीं होता है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो भंग ही नहीं होता है, राज्यसभा स्थायी सदन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत करते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 80(a) के क्लॉज क के अनुसार और अनुच्छेद 80 के क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, सही है। जहाँ तक अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। कहीं से भी मतदाता सूची में पंजीकृत हो जाना चाहिए, ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसी राज्य का हो, तो ये नहीं है। राज्यसभा के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। 1 और 3 सही है, इसका बी सही है। दिए गए अभिकथनों में 2 गलत है क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 3 के अनुसार राज्यसभा में किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्ति का नाम भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होना आवश्यक है। वर्ष 2003 में यह से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी जिस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में की मतदाता सूची में है वहीं से उस राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, परंतु 2003 में संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया, अर्थात अब उसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इसमें निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी तो यह नरगिस थी। भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था नरगिस दत्त थी, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल 1980 से 3 मई 81 तक रहा। जयललिता जयराम AIADMK के राज्यसभा के सदस्य थी, जो 3 अप्रैल 84 से 28 जनवरी 79 तक अपने पद पर रहीं। बैजंती माला 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 तक राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्य थी। देविका रानी चौधरी वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। राज्यसभा द्वारा घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में सही है, ये होगा। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा पारित करना हो, ये भी सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये भी सही है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाना नहीं, केवल राज्यसभा बना सकती है, नहीं है।
अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय में अनुच्छेद 246 क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर पद पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के उपरांत ही संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। तो डी सही नहीं है। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प लोकसभा द्वारा अपनी पूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाता है। गलत। लोकसभा द्वारा अपनी पूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाता है। राज्यसभा द्वारा अपनी पूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाता है। गलत। राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होते। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद के 2/3 बहुमत से राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? 249 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता है। ये भी सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा नहीं होती है। ये गलत है, चर्चा होती है। तो ए और सी सही है। इसका ये सही होगा, बी सही होगा। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिश हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश सहित लोकसभा में लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। राज्यसभा 14 दिन के भीतर अगर धन विधेयक को लोकसभा में वापस नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। तो राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या स्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113 के क्लॉज 2 के अनुसार अनुदान की मांगें लोकसभा में रखी जाएंगी उस पर मतदान का अधिकार होगा। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण जो है सामान्य अर्थों में बजट राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाएगा, जिसमें भारत सरकार की प्राप्तियां, व्यय का विवरण होता है। इस प्रकार दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। किसी भी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होगा। नहीं, लोकसभा द्वारा सिफारिशों को स्वीकार किया जाना राज्यसभा के कोई धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ये सही है। ये गलत है, आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक है। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात होता है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे अस्वीकार करे इस विधेयक को आगे की कार्रवाई कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109 के उपबंध के तहत धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं अनुशंसाओं को या तो स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष अपराधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा किसी भी सिफारिश को लोकसभा द्वारा स्वीकार करने पर वह विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों के साथ राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को लोकसभा द्वारा स्वीकार न करने पर भी वह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत समझा जाएगा। धन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा को पुनर्विचार हेतु भेजे जाने या दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सही है। धन विधेयक के निस्तारीकरण अथवा संशोधन के संबंध में मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में सही है। अखिल भारतीय सेवाओं में ये राज्यसभा का है। तो 1, 2, 3 सही है। धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण और इसके निस्तारण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 के तहत तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3) तथा लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियाँ प्राप्त हैं। लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियाँ प्राप्त है, जबकि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन 312 के हेतु राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं? तो आपात की घोषणा का अनुसमर्थन करना, नहीं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यही लोकसभा का अनन्य शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत
युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न होने या उनका संकट सन्निकट होने या तो राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के अनुमोदन उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। अतः आपातकाल की उद्घोषणा का समर्थन लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है। संसद का प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले का कम से कम 2/3 बहुमत से आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। अतः आपातकाल की उद्घोषणा का समर्थन लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है। संविधान के 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इससे तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में रह सकेगी जब तक निचले सदन में उसमें विश्वास बना हुआ है, अर्थात लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। कथन 2 सही है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त है? तो राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र में परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना नहीं। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना, यही है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय पर अनुच्छेद 246 क के अधीन उपबंधित माल व सेवा कर पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिनमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से ये 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो ये है, एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संस्तुति करना, ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। जैसे लोकसभा का धन विधेयक अनन्य अधिकार है, वैसे राज्यसभा का नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना अनन्य अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी है, के लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित करते तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, क्यों सही है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो केवल एक सही है। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन समझे की यह घोषणा करने वाले प्रस्ताव पारित करती है कि वह संकल्प उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो, तो संसद कानून बनाकर एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन उपबंध कर सकती है, ये सही है। 2 गलत है, क्योंकि उसमें लिखा है कि राज्यसभा के आवश्यक बहुमत कुल सदस्य संख्या का 2/3 बल्कि ये उपस्थित और मत देने वाले का 2/3 होगा। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में? तो नई संविधान में संशोधन के विषय में राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ। दिए गए विकल्प में लोकसभा के समान शक्तियाँ संविधान संशोधन के विषय में है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, उसे दोनों सदनों द्वारा पृथक पारित होना अनिवार्य है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठित करने के विषय में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को अत्यंतिक शक्ति प्राप्त है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में लोकसभा को ही शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्योंकि अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के तहत सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो इसमें क्या है कि इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में बोला गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ राज्य क्षेत्रों के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में है और 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं हैं। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी 5वीं और 6वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किससे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इसमें ऑप्शन गलत दिया है। प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन 2014 के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 हो गई और तेलंगाना में 7 हो गई, जबकि तमिलनाडु में 18 हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, राजस्थान में भी 10 सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्य संघराज्य क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 11 सीटें, उड़ीसा राजस्थान में 10 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5 सीटें, पंजाब असम तेलंगाना में 7 सीटें, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 3 सीटें, अरुणाचल प्रदेश गोवा मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा पुडुचेरी में 1 सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित निम्न स्थानों में से किन स्थानों को आवंटित स्थानों का योग है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है 31 सीटें। तो 31 सीटें जिसमें आंध्र प्रदेश को 18 है, मध्य प्रदेश को आंध्र प्रदेश को 11 और मध्य प्रदेश को 11, दोनों 22 हो जाएगा। तमिलनाडु को है 18 और आंध्र प्रदेश को 11, बिहार को है 16। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश को 11 सीटें हैं, मध्य प्रदेश को भी 11 सीटें हैं, तमिलनाडु को 18 सीटें हैं, बिहार को 16 सीटें हैं, गुजरात को 11 सीटें हैं, महाराष्ट्र को 19 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश को 31 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल को 16 सीटें हैं और कर्नाटक को 12 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 34 सीटें थी, लेकिन उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 हो गई है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाने के कारण सीटों की संख्या घटकर 16 हो गई, 16 से 11 रह गई हैं। बिहार में 22 सीटें थी, झारखंड बन जाने के कारण सीटों की संख्या घटकर 16 रह गई हैं। तेलंगाना बन जाने के कारण आंध्र प्रदेश में 11 सीटें तथा तेलंगाना में 60 सीटें रह गई हैं। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। महाराष्ट्र और बिहार में है 16 सीटें, बिहार में 16 सीटें हैं 1, महाराष्ट्र में 19 है 3, कर्नाटका में 12 है 4, तमिलनाडु में 18, 3 4 1 2 3 4 1 2 सही है। नीचे कुछ राज्यों और राज्यसभा के आवंटित सदस्य संख्या की सूची है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश की 16 गलत है, मध्य प्रदेश में 11 है दोस्तों, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19, पश्चिम बंगाल में 16। मिलाना है इसको। राजस्थान राज्यसभा में स्थान आंध्र प्रदेश में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, महाराष्ट्र में 19 है, कर्नाटका में 12 है और पश्चिम बंगाल में 16 है। मिला लेते हैं, 11 है ही नहीं, इसका ऑप्शन गलत है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, कर्नाटका में 12 है, पश्चिम बंगाल में 16 है। झारखंड उत्तराखंड में 3 सीटें हैं 3, झारखंड उत्तराखंड में 3 है, झारखंड में 6 सीटें हैं, उत्तराखंड में 3 है 3 सीटें 3 4 और छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं 2 1, पंजाब में 7 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। झारखंड में दोस्तों कितनी है? 6 सीटें, उत्तराखंड में कितनी है? 3 है, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। झारखंड में 6, उत्तराखंड में 3, छत्तीसगढ़ में 5, पंजाब में 7। राजस्थान में 10 सीटें हैं, सही है। गुजरात में 11 सीटें हैं, और कर्नाटका में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 3
4-2, 1-3-4-2, 1-3-4-2, ऑप्शन ए सही है। राजस्थान में 10 सीटें, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, पंजाब में 7। गुजरात में दोस्तों 11, कर्नाटक में 12, तो हो जाएगा 2-3, 2-3, ऑप्शन यही है 2-3। केरल में 9 और उड़ीसा में 4, 2-3-1-4, इसका ये ऑप्शन सही है 2-3-1-4। गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, केरल में 9, उड़ीसा में 10। निम्नलिखित राज्यों में राज्यसभा की सीटों के आधार पर घटते हुए क्रम में लिखिए। तो कर्नाटक में 12 है, गुजरात में 11 है, उड़ीसा में 10 है और केरल में 9 है। अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन देख के आ रहे हैं हम लोग दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन है 2022 का, और ये भी उत्तर प्रदेश PCS का पेपर है 2017। यूपी PCS 2017 में सेम क्वेश्चन वही पूछा गया है और वही क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में 11 है, यही सही नहीं है। उड़ीसा में 10, केरल में 9 है, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, केरल में 9 है, कर्नाटक में 12 है, गुजरात में 11 है। अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्यसभा में सीटों की संख्या 18 थी, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात राज्य में उसके लिए निर्धारित सीटों की संख्या 11 रह गई है और शेष 7 सीटें तेलंगाना को प्राप्त हो गई हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम होंगे यहीं पे हिमाचल प्रदेश में। दिए गए राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल में 3, झारखंड में 6, जम्मू कश्मीर से 4 है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 तथा संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली को 3, पुडुचेरी को, जम्मू कश्मीर को 4 सीटें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं। शेष संघीय क्षेत्रों को इनमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्यों में से 19 सदस्य जो हैं दिल्ली NCR से 7, अंडमान से 1, चंडीगढ़ से 1, दादर नागर हवेली और दमन दीव से 2, लक्षद्वीप से 1, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 5 और लद्दाख से 1 सीटें प्राप्त हैं। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नहीं, सभापति उपसभापति तो होता है, सभापति नहीं होता है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि अनुच्छेद 66(2) के अनुसार संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों से चुना जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 54(4) के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए 2 सही है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, प्रधानाध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 64 व अनुच्छेद 89 संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सही है। राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नहीं, सदस्य नहीं होते हैं, 1 सही है, केवल 1 सही है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(a) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन एक्स ऑफिशियो सभापति होता है, इसलिए 2 गलत हैं। अनुच्छेद 66(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यहाँ तक कि यदि कोई सांसद उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए तो पद ग्रहण करते ही उस सदन की सदस्यता स्वतः रिक्त मानी जाएगी। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का।
राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान का अनुच्छेद 64 और 89(1) के अनुसार यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? तो राज्यसभा का। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। भारत राज्यसभा का चेयरमैन होता है भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तदनुसार राज्यसभा के वर्तमान सभापति उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन हैं। प्रश्नकाल में राज्यसभा के सभापति तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी थे। राज्यसभा के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। डॉक्टर S राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र उपसभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे थे। S राधाकृष्णन, यही गलत है। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। भारत वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। डॉक्टर S राधाकृष्णन 1952 से 62 के अतिरिक्त मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 12 तक लगातार 2 कार्यकालों तक उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतरिम संसद द्वारा पारित हुआ था, जबकि पहली बार राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। अतः उस संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 8 सदस्य जो हैं दिल्ली से 3, जम्मू कश्मीर से 1 और दिल्ली से 3, पांडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 हैं राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। अब तक कुल 3 अवसरों पर वर्ष 1961 के दहेज निरोधक विधेयक, 78 के बैंकवारी या बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक और 2002 के आतंकवाद निरोध विधेयक में राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 1961 के दहेज निरोधक विधेयक, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक और वर्ष 2002 में आतंकवाद निरोधक पर राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। भारतीय संसद 2 सदनों राज्यसभा लोकसभा द्वारा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। सर्वप्रथम इसका गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। उसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित या मनोनीत किया गया था? तो सुधा मूर्ति को। मार्च 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इंफोसिस फाउंडेशन के पूर्व चेयरमैन और समाज सेविका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के तत्कालीन 12वें मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया गया था। उल्लेखनीय कि संविधान का अनुच्छेद 80 के खंड 1 के क और खंड 3 के उपबंध के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो ये प्रधानमंत्री होगा। एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, वह राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।